कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? इनके लिए मैं यही कहूंगा कि बार्किंग जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ताजरी तुम्हारे बाप ने की थी। दुनिया भर के 90% अवाम एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं और ख़बरों में कम इंटरेस्टेड होते हैं। टीवी लगाओगे तो आपको 90% वहाँ पर एंटरटेनमेंट चैनल, 10% न्यूज़ के नज़र आएंगे। पाकिस्तान में उल्टा, बिकॉज पाकिस्तान में सियासत को एंटरटेनमेंट बना दिया गया है। 90% अफेयर्स पे बात हो जाती है, आपको वीलॉग सुना देते हैं, हम लोग भी, हमारे कॉलीग्स भी टीवी पे खबरें देख लेते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में सिफर चेंज आता है। अब नई डिस्ट्रैक्शन पर बात करने के लिए मुझे मैसेज आ रहे हैं, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और खान के दरमियान लड़ाई हो गई, मज़ीद बढ़ गई है। पहले इमरान खान ने किसी को ज़हनी मरीज़ का, जवाब में उसे ज़हनी मरीज़ कह दिया गया। तो आज ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। DGISPR की तरफ से गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है 1.5 से 2 घंटे की। जो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड थे, जो गुस्सा था, जो पैशन था, वो अनप्रेसिडेंटेड था। यहाँ तक कहा गया तुम्हारा बाप भी फ़ौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। यहाँ तक कहा गया कि भेजो अपने बच्चों को ज़हनी मरीज़ आदमी फ़ौज में। सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक सहाफ़ी ने सवाल किया कि उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि मस्जिद में कुत्ते बांधते हैं आप। जवाब ये मिला कि कुत्तों के भौंकने पर जवाब नहीं देना चाहिए। ये जवाब मिला कि डेलूजनल नार्सिसिस्टिक आदमी है इमरान खान। ये जवाब मिला कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ज़हनी मरीज़ आदमी है। ये जवाब मिला कि सारे इंडिया के टीवी स्क्रीन्स पे जो चलता है वो प्रोपेगेंडा ये इंसान फीड करता है, और इसके ऊपर शहजाद अकबर, आदिल राजा, दीगर के ट्वीट्स और व्लॉग्स के क्लिप भी चलाए गए और एक लिंक डेवलप किया गया। और साथ साथ ये कि बहुत से साफ़ी मौजूद थे, कुछ ने शिकायतें लगा के अपनी नौकरी पक्की करा ली, कुछ ने जनवन सवाल भी किए। मंसूर अली खान साहब ने अच्छा सवाल किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो एक लूप पर लगी हुई फिल्म है जो हमें देखने को मिलती है, हम 8 साल से आपको बता रहे हैं, वो ये है कि किरदार तब्दील होंगे, कहानी वही रहेगी। और वो ये है कि आज से चंद साल पहले मियां नवाज शरीफ जिस पोजीशन पे था, अब इमरान खान उस पोजीशन पे आ चुका है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की टर्म हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। ये सारा कुछ कैसे हुआ और यहाँ तक बात कैसे पहुँची, इसका मतलब क्या है, ज़रा इसकी बात करते हैं। खान साहब की तरफ से A4 के सफ़े पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो 2 सफ़ात का ट्वीट किया गया। ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट की कमांड के लिए उन्होंने यूज़ किया। साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी कॉल आउट किया जो NDU की तकरीर में चले गए थे करने के लिए, वहाँ पर किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। ये सारा कुछ होने के बाद DGISPR की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग में जवाब मिला और ये कहा कि हम बिल्कुल क्लियर हैं, कोट एंड कोट, वी विल बी हैंडलिंग दैम विद बेयर नकल्स, यानी कि अब हम बेयर नकल्स के साथ इनका मुकाबला करेंगे, मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे। और साथ साथ जब मंसूर अली खान साहब ने ये सवाल किया कि माजी में भी फातिमा जिन्ना से लेके, भुट्टो से लेके, बेनज़ीर से लेके नवाज शरीफ तक सबको गद्दार कहा गया, लेकिन बाद में हमें आइडिया हुआ कि वो गलत था, वो गद्दार नहीं है, तो खान साहब के बारे में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जवाब में DGISPR ने कहा कि नहीं, फ़ौज जितनी आज क्लियर है कभी क्लियर नहीं थी और हम इस पॉलिसी को परसिस्ट करवाएंगे, इस पर कायम रहेंगे। जवाब में बैरिस्टर गौहर का रिस्पॉन्स भी आया ट्विटर के ऊपर, मैं अप्रीशिएट करता हूँ, बड़ा सेंध रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा गुस्से को कम करना पड़ेगा, ये अल्फाज ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक प्रैग्मेटिक, एक अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन उसके अलावा जो PTI सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स है वो भी आप देख सकते हैं। तनकीद ये हो रही है कि फ़ौज के तर्जुमान को सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, आइडियल की वैसे भी हो रही हैं, रियल जो है वो अवॉइड किया जा रहा है। अब बात यह है कि सबसे पहले तो 3 नस्लों तक जिन्होंने इमरान खान को पाला, यानी कि हमीद गुल से आगाज़ कर लें। मैं हमेशा ये पूरी ट्रेजेक्ट्री आपको सुनाता आया हूँ, मुशर्रफ साहब तक आ जाएँ, रेफरेंडम में उनको वोट दिलवाया गया। इसके अलावा आप ज़हीरुल इस्लाम साहब की तीसरी कुव्वत खान साहब थे, शुजा पाशा साहब के धरने जो हुए, फिर फैज़ साहब की तरफ से बड़ा क्लोज़ पार्टनरशिप का रिलेशनशिप, और उसके बाद में बाजवा साहब। वाई डिड इट टेक अस 25 years टू डिसाइड that this man is a megalomaniac, a narcissist, a mindless person who is suicidal and a threat to the national security of the country? हमेशा यही होता है कि 20-25 साल में लग जाते हैं। और दूसरा ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं समझता हूँ कि जो खान साहब का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आई थिंक सो, बिकॉज यू इन्फ्लेट हिम व्हेन यू डिस्कस हिम एट द हाईएस्ट लेवल। बिकॉज अब देखें ना, रेलेवेंस दोबारा बनी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी गुफ्तगू जो की गई वो करनी चाहिए थी, लेकिन खान साहब की तरफ से जो ऑब्जेक्टिव था, या PTI की तरफ से, या जो जिसको मैंने डिजिटल हैंचमैन कहा जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, अब उनको व्लॉग्स का कंटेंट मिल गया अगले 1 हफ्ते तक। हमारी तरह तो नहीं है कि वो पूरे महीने में 4 वीडियोज़ बनाएं, वो तो दिन में 4 बना रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट उनको मिला है। और दूसरा ये है कि जब रेलेवेंस इस तरह की दी जाती है तो आप उस मैदान पे चले जाते हैं जहाँ पर आपका अपोनेंट चाह रहा होता है कि आप आएँ, और वो आप आ गए। और साथ साथ ये कि अब इस लैंग्वेज की जो इस्तेमाल है, इस पे तनकीद की जा रही है, तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ये अनकॉल्ड फॉर थी। उसकी वजह यह है कि इसका गेन 0 होगा सिर्फ, और ये क्यों की गई वो इसीलिए कि नज़र आ रहा है कि थ्रेशोल्ड 0 हो गया और PTI के लिए स्पेस और कम हो गई है। कल बहुत से सहाफ़ियों ने ये कहा कि बैन कर देंगे पार्टी को, उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन ओवरऑल
डिलूजनल और नार्सिसिस्ट और ये सब डिसाइड करने में जो टाइम लगा वो आपके सामने है। गुड तालिबान बैड तालिबान की बाइनरी ख़त्म करने में भी हमें 25 से 30 साल लगे कि सारे तालिबान बुरे होते हैं। अब इमरान खान के बारे में डिसाइड करने में भी इतना ही टाइम लगा। मैंने बताया था आपको कि आज से 7-8 साल पहले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने खिताब करना था, प्रोजेक्टर की तारें काट दी गई कि इसकी शक्ल नहीं आएगी। और आज अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन इसलिए डिले हुआ CDF का क्योंकि एयरफोर्स के बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब से मुशावरत कर रहे थे कि ये नए चेंजेस जो कमांड के अंदर हो रहे हैं इसमें हमारा क्या स्टेक है क्या नहीं है। अकॉर्डिंग टू अफसार आलम एलिजिडली, आई एम नॉट सेइंग दिस। सो आज वो फैसला साजी के उस मनसब पे बैठे हुए हैं। कुछ साल पहले वो भी स्टेट के लिए थ्रेट थे और आज खान साहब इस जगह पर हैं जिनको पूरी रियासत ने डार्लिंग के तौर पे अडॉप्ट किया हुआ था आज से 8 साल पहले। साकिब निसार साहब सादिक और अमीन कह रहे थे, जनरल आसिफ गफूर साहब एज अ DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे 6 महीने दे दो हमारी डार्लिंग को, इस पर तनकीद ना करो, सब ठीक करके दिखा देंगे। इतने सेंसिटिव थे कि खान साहब के बारे में तनकीद नहीं करनी। एक साफ़ी गालिबन मंसूरी नाम है उनका भी, उन्होंने कहा कि ये नासूर जो है ये आपके भी खिलाफ हो जाएगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन उसको नौकरी से निकलवा दिया था। सर नवाज शरीफ का तो पत्ता जो है तकरीबन साफ होता जा रहा है, जरदारी पे भी घेरा तंग हो चुका है, तो सर लगे हाथों इमरान का भी कुछ कर लें, बाद में इस नासूर ने भी छोड़ना नहीं है किसी को। जो इस पर तनकीद करता था उसके प्रोग्राम बंद कर दिया करते थे। आज हमें ये सुनने को मिला कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो मैं समझता हूँ कि पुरानी एक रेटरिक तो है ही, लेकिन इसका गेन इसलिए नहीं होता। फिर वही बात करूंगा कि इन्फॉर्मेशन एक्शन रेशो कोई नहीं होती। नील पोस्टमैन ये बात करता है कि पॉलिटिकल गॉसिप जो है वो एक्शन को कम कर देती है। यानी कि मॉर्निंग न्यूज़ में टेलीविज़न लगाओगे, अखबार सुनोगे या फिर बुलेटिन सुन लोगे, उसका आपकी ज़िंदगी पे कोई तब्दीली या चेंज आया नहीं आया। इस सारे फियास्को में 2 साइड्स जो लड़ रही हैं और इतना आगे चली गई हैं, इससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी, सिफर कुछ भी नहीं। पोस्टमैन ये कहता है कि जिस तरह पुराने दौर में, कदीम दौर में इंसानों के लिए इन्फॉर्मेशन वो थी जो उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रैक्टिकल तब्दीली लेके आए। लस से दूसरे गाँव से भागता हुआ एक आदमी आता था और वो कहता था कि ये सैलाब आ रहा है या कोई एनिमी की आर्मी आ रही है, फ़ौज आ रही है आपको मारने के लिए, तो मैं तैयार हो जाऊंगा। आज के दौर में क्या है कि आप ये सारा ट्विटर छान मारें, एक दूसरे को जुगतबाजी ट्रेंड चल रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, AI इमेजेस बन रहे हैं और सारी वॉर इस तरह की है जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है सारा। तो इन्फॉर्मेशन एक्शन रेशो पे जो नील पोस्टमैन की थेरी है उसको ज़रूर पढ़ें। और साथ साथ ये कि ज़हनी मरीज़ के हवाले से जो बात है, अब मुझे तो इस बात से सरोकार नहीं है कि इमरान खान ज़हनी मरीज़ है या नहीं, या कोई और ज़हनी मरीज़ है, या तुम हो या मैं हूँ। मुझे इस बात से है कि पाकिस्तान की तकरीबन 3 में से 2 बंदे पाकिस्तान में ज़हनी मरीज़ हैं। हम तो उसको ठीक करने में 7 साल से लगे हुए हैं। कोई कल्ट वर्शिपिंग कर रहा है, कोई सुसाइड ब्लास्ट कर रहा है, कोई तालिबान का हामी है, कोई फेमिसाइड कर रहा है, कोई औरत मार के खुश हो रहा है, कोई पब्लिक में हरासमेंट्स कर रहा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इससे पहले कि आप मुझे एक्यूज़ करें कि जी अवाम की तौहीन, क्योंकि ये बड़ा नए जमहूरी स्टेरॉइड जिन्होंने लगाया ना, वो बड़ा इस बात पे तपते हैं कि अवाम के शऊर का मजाक उड़ा दिया। पहले शऊर इस्टेब्लिश तो करके दिखाओ। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट चल रहा है। WHO कहता है 38% पाकिस्तानीज़ आर बैटलिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। 38% पाकिस्तानी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। एक ऐसी कौम जहाँ 3 में से 2 बंदे पागल हैं, हमें तो उनके बारे में सोचना चाहिए। एक आध लीडर अगर इमरान खान जैसा निकल आया अकॉर्डिंग टू द स्टेट, वी आर इंडिफरेंट टू दिस सिचुएशन। मसला ये है कि किसी भी पागलपन के पीछे लगने वाले असल कल्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं तो इस बात से कंसर्न हूँ कि ये सारी कौम जो है ना, इसमें से आधी पे डिवाइड करें पागल निकलेगी। अभी सर्वे कराएं पंजाब के अंदर, यहाँ पे आधे तालिबान के हामी निकलेंगे, आधे TLP के, और आधे उनसे मोहब्बत करने वालों के। तो बात यह है कि मैं तो इस बात पे कंसर्न हूँ। और दूसरा ये कि मेरा सवाल ये है, बेशक गैर सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए थी लेकिन सियासी हो गई, और इसको हम इस पर तनकीद भी कर सकते हैं एक आइडियल सेटिंग के अंदर रहते हुए। लेकिन जब इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स आपको कह रहा है कि ये टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन स्टेट है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं इसको जस्टिफाई करने की बात नहीं कर रहा, 1947 से शुरू हो जाएँ। मैं देख रहा हूँ कल से बहुत से लोग PTI वाले, उनको फातिमा जिन्ना याद आ गई है। जब शेख रशीद को मिनिस्टर लगाया था तुमने, जो कहता था कि 72 घंटे में उठा लूँगा फ़ौज पर तनकीद की, तब फातिमा जिन्ना याद नहीं आई। जब असम्बली में बिल पास करवाने के लिए नंबर पूरे करते थे फ़ौज को फ़ोन करके, तब फातिमा जिन्ना याद नहीं आई। जब वहाँ बैठकर ये कहा करते थे कि मुंह पे हाथ फेर रहा हूँ, आके AC उतारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तब फातिमा जिन्ना नहीं याद आई तुम्हें। और इसके अलावा तुमने ये आवाम को क्यों नहीं बताया कि 2 एक्सटेंशंस ने पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट का सोर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने नाम जानना है इनबॉक्स कर ले, बता दूंगा। ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, वो कहीं भी आकर इसको टेस्टिफाई भी कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू हिम जनरल राहील शरीफ साहब ने उनको कहा था, अकॉर्डिंग टू हिम, कि एक्सटेंशन दे दो, पैनामा को भूल जाओ। अब आप समझ जाएं किसने कहा होगा, ठीक है। पैनामा को भूल जाओ, एक्सटेंशन दे दो। वो नहीं मिली एक्सटेंशन, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। और उसके बाद में दूसरी एक्सटेंशन जो थी वो लास्ट चीफ की थी, ठीक है, बाजवा साहब की, जो कि नहीं मिली। 1.5 साल इस आदमी का पूरा होने देते पॉलिटिकल डेथ खुद ही हो जानी थी, लेकिन नहीं होने दी। एक ऐसा आदमी जिसके पास सिरे से कोई टीम ही मौजूद नहीं है। सलमान राजा तक को पार्टी से निकालने की डिबेट हो रही है अभी। हर हफ्ते नया हीरो जो है वो लाइमलाइट में आ जाता, समझ नहीं आती कि पार्टी की काबीना कौन सी है। उसको आपने मिनों से जाइंट बना दिया,
اقتدار سے نکال کے اور لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے. میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, تو وہ سب کرنے کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچ گئے, اور اب ہمیں جمہوریت کے لیکچر کون دے گا؟ عمران خان دے گا. ٹھیک ہے, ہمارا تو المیہ یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 77-78 سال کی پاکستان کی جمہوری تحریک میں عمران خان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو صفر سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے نزدیک. اگر ہم یہ بات کریں نا کہ غیر سیاسی ہونا چاہیے فوج کے ترجمان کو, ان کو پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی, سمجھ آتی ہے. آپ کہاں سے آ گئے جن کو پکڑ دکڑ کے جہانگیر ترین کے جہاز میں بٹھا کے بھیڑ بکریاں ساری لا کے کس نے دی تھیں آپ کو؟ کل لڑائی آپ کی یہ ہے کہ فیض اچھا تھا آپ برے ہیں, یہ کل لڑائی ہے آپ کی. اور آپ کے دور میں پختونخوا میں خرکمر کا واقعہ یا باقی سارا, یا پی ٹی ایم کے کارکنان ٹیچرز یہ وہ آج بھی باہر آئیں لاٹھی چارج کرتے ہو, اندر بند کر دیتے ہو. تو یہ ہے جناب کہ حاصل وصول اس ساری صورتحال کا یہ ہے. اور نیشنل سیکیورٹی والی تھریٹ والی بات بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنی پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ وہ پورے ملک کو ہی برباد کر دیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی کرنا پڑتا ہے. ایک پودا لگتا ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کا گھر برباد کرنا شروع کر دیتا ہے. مزاحیہ چیز دکھاؤں آپ کو, پی ٹی آئی کا ایک ٹویٹ ہے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ہوا ہے 2016 میں, کوٹ اینڈ کوٹ نواز شریف ہیز بیکم اے سیکورٹی تھریٹ ٹو پاکستان. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سیکورٹی تھریٹ ہیں. کارما چیک کریں, 9 سال بعد اسی عمران خان کو ریاست سیکورٹی تھریٹ کہہ رہی ہے. ڈان لیکس کے اوپر عمران خان نے نواز شریف کو سیکورٹی تھریٹ کہا تھا. یہ ٹویٹ کیا 2017 کے اندر, ایک اور ٹویٹ کیا, ڈان لیکس واز اے ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ٹو میلائن پاک آرمی اینڈ گورنمنٹ مسٹ امیڈیٹلی میک پبلک دا کمپلیٹ انکوائری رپورٹ. کہ ڈان لیکس فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے, یہ عمران خان کہہ رہا ہے. وہ عمران جس سے وعدہ لیا ہوا ہے فوجیوں نے کہ اگلے سال آپ کو پی ایم بنائیں گے 2017 میں. اس کے جواب میں زاہد ابراہیم صاحب نے رپلائی کیا, سیلیبریٹ ٹوڈے مسٹر عمران خان بٹ یو ول بی ٹریٹڈ ود ایون مور ڈسڈین اف یو ایور گرو اے اسپائن. کہ آج تم جشن منا لو عمران, جب تمہارا ضمیر جاگے گا نا تو تمہارا حال اس سے بھی برا ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ سیاسی سپیس اگر پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے کم ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے, پارٹیاں بین نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی غدار نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا عمران خان بھی غدار ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سبق صفر سیکھا, کچھ بھی نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ ایڈیالوجی کوئی نظر نہیں آئے گی. اسی عمران خان نے پریس کانفرنس کی تھی, اور یہ پریس کانفرنس کر کے کیا کہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کی مثال دی ہے نواز شریف نے, یہ غدار آدمی ہے. 2 ادارے ہیں ملک میں, ایک فوج اور ایک عدلیہ, دونوں کے خلاف یہ کھڑا ہو گیا ہے. صرف 2 ادارے تو رہ گئے تھے جن کو آج نواز شریف اٹیک کر رہے ہیں, اور جو کہہ رہے ہیں کہ میں مجیب الرحمان بن سکتا ہوں. وہ 2 ادارے کون سے رہ گئے؟ ایک سپریم کورٹ رہ گیا, دوسرا فوج. تو جو ریسیونگ پہ اینڈ پہ آتا ہے نا, وہ اتنا بڑا آئیڈیالوگ بن جائے گا, وہ آپ کو نیلسن منڈیلا بن کے دکھائے گا. وہ فاطمہ جناح سے شروع ہوگا, وہ کہے گا پہلے دن سے مجھے بتائیں کس نے فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن ریگ کیا, مجھے بتائیں شیخ مجیب کو مینڈیٹ کس نے نہیں دیا, مجھے بتائیں بھٹو کو کس نے لٹکایا, مجھے بتائیں کہ بے نظیر کو کس نے جلا وطن کروایا, مجھے بتائیں. یہ سارے سوال کرنے کے بعد اینڈ پہ ڈیل کر لیں گے. تو اب میں پھر یہی بات کروں گا بھائی کہ اس لڑائی کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے ایک سائڈ بہت مورل ہے اور دوسری سائڈ امورل ہے, تو آپ کو یہی نہیں پتہ کہ انٹرا اسٹیبلشمنٹیرین کانفلکٹ ہے. اور ہمارا تو اس پہ یہی موقف ہے کہ جناب آپ جو مرضی سائڈ پک کر لیں, وہ سم گیم اس کی صفر ہی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے بھی یہ کامنٹ آئیں گے جو ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹ آتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈوپامین کے پیچھے کچھ عوام ہوتی ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں پچھلے 500 سالوں سے صرف دعائیں اور بد دعاؤں پہ چل رہا ہے. وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ برطانوی راج کو برباد کر دے, یا اللہ ان کو نست و نابود کر دے, اس طرح کی باتیں کریں گے. ایکشن صفر ہے. تو ابھی تک میری ویڈیو کے نیچے بھی یہ کامنٹ آئیں گے, نام کیوں نہیں لیا تم نے آرمی چیف کا, نام کیوں نہیں لیا تم نے ادارے کا, کون یہ سارا کچھ کرتا ہے. تو بھائی تم نام لے لو, میں شیئر کر دیتا ہوں, تم کیوں نہیں نام لیتے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کے اسکل میں گھس ہی نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ گالی نہ اٹیچ کی جائے, تو آپ دیں بھائی, ہم نے آپ کو تھوڑی روکا ہے. اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں, جو کرنا ہے آپ اس کو کریں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ڈوپامین رش ہوتی ہے نا, اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک خاص نام سن کے یہاں پہ جمہوریت آ جائے گی؟ وہی بات, انفارمیشن ایکشن ریشو صفر. میرے منہ سے کسی کا نام سننے سے حالات تبدیل ہو جائیں گے نہیں پتہ, لیکن ہر کسی کو جا کے بلی کرنا ہے. وہ تم کیوں نہیں مر رہے میرے لیے, تم بھی مرو میرے لیے. بھائی تم مرو اپنے لیے, ہم کیوں مریں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اوور آل یہ ساری سچویشن میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس ساری صورتحال کے اندر اس نیچ پر جو معاملات پہنچے ہیں یہ بہت ہی پریشان کن ہے. پولرائزیشن میں اتنا غصہ بڑھ چکا ہے اس ملک کے اندر کہ جو اقتدار کے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ وزیر ہے, وہ بیوروکریٹ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, کوئی ہیں, اس پورے سسٹم کے اندر غصے کے, پولرائزیشن کے اور اگریشن کے انجیکشن لگا دیے گئے ہیں. اور میں اس بات کو ماننے سے قطعاً انکاری نہیں ہوں کہ اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ سیاسی ریٹریبیوشن کی. اے سی اتار دیں گے, لٹکا دیں گے, لاشیں لٹکا دیں گے, کرپشن ختم ہو جائے گی, 2 خاندانوں کو مار دیں گے. تو بھائی اس نیچ پہ پہنچو گے تو پھر یہی اشر ہو جائے گا نا. ابھی بھی بات یہ ہے کہ سیاسی راستہ نکال لیں. ویسے یہ آخری 2 منٹ سب سے بکواس ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ اس میں وہ باتیں ہونی ہیں جو ہونی نہیں ہیں. اچھا, پہلی آئیڈیل بات, ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. دوسری آئیڈیل بات,
غیر سیاسی اداروں کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری آئیڈیل بات، عمران خان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چوتھی آئیڈیل بات، نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے جبر کے ساتھ حکمرانی کرنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پانچویں آئیڈیل بات، عوام کو چاہیے کہ اختلاف رائے کا احترام کریں. چھٹی آئیڈیل بات، ملک و قوم اور اس کی سلامتی کے اوپر جو بھی یہ باتیں کر رہا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری آئیڈیل باتیں کریں اور سکون سے سو جائیں. کیونکہ اگر آپ نے آئیڈیل باتیں سننی ہیں تو وہ یہ ہیں، اگر نان آئیڈیل سننی ہے تو وہ یہ ہیں کہ پہلے روز سے سیاستدانوں کے لیے کوئی اسپیس نہیں تھی. 90s کی ڈیکیڈ بھی دیکھ لیں جمہوریت کی، اور اس کے علاوہ جو تھا وہ تو آپ کے پہلے ہی سامنے ہے. اور اس سسٹم میں جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا اس کو معاف نہ کریں، کیونکہ ہم تو سیاستدان کو ہی پوچھ سکتے ہیں، بندوق تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں. ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے کہ آپ سب ان باکس میں آ کے کہیں گے اوے نام پھر نہیں لیا. تو جناب جب بندوق اٹھائیں گے نا تو آپ جو مرضی کیجیے گا، ہمیں فوٹیج بھیج دیجیے گا، ہم آگے بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال عمران خان بھی اپنے بیانیے کا قیدی بن چکا ہے، کیونکہ جو فیکشن ڈیجیٹل اس نے بنا لیا ہے اب وہ اس کو اپیز نہیں کر سکتا، وہ ٹون ڈاؤن نہیں کر سکتا. تو صورتحال ہے بہت خطرناک، کیونکہ اتنی پولرائزیشن، اتنی ریٹریبیوشن، اتنا غصہ، اتنی ڈویژن ایک معاشرے کے اندر کریٹ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوہیسونیس سے آگے بڑھ سکے. یہ ہے ساری ویڈیو کا کرکس.